Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District Chittorgarh. Dear students, आज हम लोग इनकम टैक्स चैप्टर 2 कर प्रभार टैक्स इंसिडेंस की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक व्यक्ति की 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। निवासी स्थिति हो सकती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट साधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट असाधारण निवासी और अनिवासी नॉन रेजिडेंट। आज की कक्षा में हम लोग इन तीनों के लिए टैक्स के बारे में बात करेंगे कि किस व्यक्ति को इंडिया में टैक्स देना है, किस व्यक्ति को इंडिया में टैक्स नहीं देना, किस इनकम पर टैक्स देना है, कब नहीं देना। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहते हैं ऐसी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड आउटसाइड इंडिया। ऐसी कोई भी इनकम जिसे पूरे विश्व में कहीं भी कमाया गया हो किंतु भारत में प्राप्त किया गया हो, एक्रू कहीं भी हुई हो, भारत में प्राप्त हुई हो, उस पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होता है। अगली इनकम लेते हैं, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। भारत में अर्जित और भारत से उदय हुई आय, चाहे उसे रिसीव कहीं पे भी किया गया हो, अगर वो भारत से उपार्जित एवं अराइज हुई है, उदय हुई है, उस केस में भी तीनों व्यक्तियों को टैक्स इंडिया में देना होता है। ऐसी इनकम जो भारत में उपार्जित हुई हो और भारत में ही रिसीव हुई हो, उसे भी तीनों को उस इनकम पर टैक्स देना होता है। ऐसी इनकम जिसे रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड कहाँ हुई? आउटसाइड इंडिया। एक्रूड कहाँ हुई? आउटसाइड इंडिया। दोनों एक साथ आउटसाइड इंडिया होने चाहिए कि उदय या उपार्जित भारत के बाहर हुई है और रिसीव्ड भी उसे भारत के बाहर कर लिया गया। तो केवल ऑर्डिनरी व्यक्ति को टैक्स देना होगा, एनओआर और ओएनआर टैक्स नहीं देंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं रिसीव्ड की, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का अर्थ है भारत में प्रथम प्राप्ति। अगर उसे भारत के बाहर प्राप्त कर लिया गया और बाद में इंडिया में भेजा गया, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड का मतलब प्रथम प्राप्ति होगा, रिसीव इन इंडिया लिखना। अगर क्वेश्चन में लिखा है रेमिटेड टू इंडिया, सेंड टू इंडिया, उसे आप रिसीव्ड नहीं मानेंगे, अर्थात ये ऐसा प्रश्न इस कैटेगरी में आएगा। अगली इनकम जो हमारी टैक्सेबल होनी है, इनकम रिसीव्ड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। देखिए दोनों सेम है, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर कंट्रोल भारत से हो रहा है तो एनओआर को भी टैक्स देना होगा। एनओआर तो टैक्स देता ही देता है, ऊपर वाली इनकम पे भी टैक्स देगा, लेकिन एनओआर तभी टैक्स देगा जब उसका कंट्रोल भारत से हो रहा हो, तो एनओआर को टैक्स देना है, एनआर को इस इनकम पर टैक्स नहीं देना। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टैक्सेबल आय की, एग्जेम्प्टेड आय की, जिन पर किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। गत वर्ष में भारत के बाहर विदेश में कमाई गई ऐसी आय जिसे गत वर्ष में भारत में लाया गया है, कमाई पहले के वर्षों में थी, इकट्ठी की, भारत में लाए, ऐसी आय पर किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। डिविडेंड जो इनकम फ्रॉम डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 1033 जो वर्तमान कर निर्धारण वर्ष में 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है, आप इस बात को ध्यान रखें। तो 10 लाख रुपए से अधिक होने पर ये टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन रिलेटिव से मिल रहा है
तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट जो है उस इनकम पर किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। और भारत में अर्जित एवं रिसीव्ड की गई एग्रीकल्चर इनकम पर किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। तो आइए अब इन प्रोविजंस को हम उदाहरण सहित समझते हैं। शॉर्ट में एक बार अच्छे से समझ लें कि भारत में एक्रू हुई इनकम तीनों को टैक्स देना है, भारत में रिसीव्ड हुई इनकम तीनों को टैक्स देना है, भारत के बाहर एक्रूड और रिसीव्ड हुई हो, भारत के बाहर होनी चाहिए तो केवल ओआर को टैक्स देना है, एनओआर और एनआर को टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही रिसीव हुई है किंतु उसका कंट्रोल भारत से हो रहा है, उसे उस इनकम पर ओआर और एनओआर दोनों को टैक्स देना होता है। उदाहरण से समझते हैं। ये हमारा पूरा पहला उदाहरण लेते हैं। एग्जाम में इस रेजिडेंशियल इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन MLSU बीकॉम सेकंड ईयर में सामान्यतया देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी आप लोग इसे अच्छे से इस पोर्शन को तैयार करें। उदाहरण पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर महेश कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। फिलहाल आप लोगों के लिए करने का वर्ष 2020-21 लगेगा, इसलिए मैं इसे 2020 कर देता हूँ। पहली इनकम रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया ₹40,000। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम फ्रांस। इनकम फ्रॉम sale of house property in Delhi 30,000 rupees. Income from business in Nepal rupees 25,000, of which 15,000 were received in India. The business is controlled from India. Income from house property in America 10,000 rupees, which was deposited in a bank in America rupees 4,000. Out of this were remitted to India. Income from investment in Japan rupees 10,000. Interest received from non-resident 5,000 rupees against a loan given to him to run a business in India. Royalty received from a resident for technical services given to run a business outside India rupees 20,000. And last point, past untaxed income which was brought to India in previous year rupees 6,000. Calculate the total income of Dr. Mahesh Kumar for the assessment year 2020-21. If he is resident of India, non-resident, ordinary resident, not ordinary resident in India, and non-resident. तो अब इसके आंसर की बात करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है प्रश्न का था, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए क्लियरली इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता लग रहा है कि जो रॉयल्टी रिसीव्ड हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई है, अर्थात ये इनकम भारत से एक्रू हुई है और भारत से एक्रू होने वाली इनकम पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होगा। आप इस तरीके से कॉलम बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर महेश कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आपको इन जनरल सभी चैप्टर्स में यही इसी तरीके का हेडिंग रखना होगा। आप ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लगभग चैप्टर का नाम, टोटल इनकम जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है, उस व्यक्ति का नाम ऑफ डॉक्टर महेश कुमार, और नीचे वाली लाइन में आप लिख सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 आप लोगों के लिए जो एप्लीकेबल होगा। फिर आप 3-4 कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, तीसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, और चौथा नॉन रेजिडेंट का। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पॉइंट प्रश्न में लिखा गया था वही पॉइंट आप यहाँ नोट कर दें। 24,000 रुपए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये इनकम भारत से उपार्जित हुई है, अतः तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होगा 24. अगली इनकम लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 40,000. दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम फ्रांस। पहली लाइन पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, भारत से उपार्जित हुई आय पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होता है।
इस बात से हमें कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा कि इसका कंट्रोल कहाँ से होता है। भारत में प्राप्त इनकम और भारत से उपार्जित इनकम पर तीनों व्यक्तियों को प्रत्येक दशा में टैक्स देना होता है। तो 40,000, 40,000, 40,000। अगली इनकम है हमारी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। अगेन वही पॉइंट बनेगा कि दिल्ली इंडिया में है, इंडिया से उपार्जित हुई आय है, अतः तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होगा, OR को भी, NOR को भी और NR को भी। 30, 30, 30। अगली इनकम लेते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल। अब देखिए नेपाल भारत में नहीं है। ऑफ विच 15,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इनकम 25,000 रुपए की है, 25,000 रुपए में से भारत के बाहर उपार्जित हुई है, लेकिन इसमें से 15,000 रुपए भारत में प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त इनकम पर तीनों को टैक्स देना होता है। तो जितना हिस्सा 15,000 रुपए का भारत में प्राप्त हुआ है उसे तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना है। 15,000 यहाँ पे भी आएगा, 15,000 यहाँ पे भी आएगा और 15,000 NR के लिए भी आएगा। अब अगर हम आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था कि अगर भारत के बाहर की आय है, भारत के बाहर उपार्जित हुई है, भारत के बाहर रिसीव हुई है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में होता है, तो इस दशा में ऐसी इनकम पर OR को और NOR को दोनों को टैक्स देना है। तो जो बची हुई इनकम 10,000 है, जो नेपाल में ही उपार्जित हुई, नेपाल में ही प्राप्त हुई, उस 10,000 रुपए पर OR को भी टैक्स देना है और NOR को भी टैक्स देना है। आपको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि ये देखिए, हमने पहले 15,000 रुपए पर तीनों को टैक्स दिला दिया। अब जो बची हुई आय है 10,000 रुपए, उस 10,000 रुपए पर क्योंकि भारत के बाहर उपार्जित हुई है, भारत के बाहर रिसीव हुई है, केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है, इन दोनों को नहीं देना। लेकिन क्योंकि प्रश्न में लिखा है बिजनेस कंट्रोल हुआ है भारत से, अतः नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी इस पर टैक्स देना होगा। तो आप इस तरीके से भी 2 पार्ट करके लिख सकते हैं और आप इसको जोड़कर 25-25 और 15,000 भी नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अमेरिका। भारत के बाहर उपार्जित हुई 10,000 रुपीज विच वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन अमेरिका। भारत के बाहर प्राप्त हुई, भारत के बाहर उपार्जित, भारत के बाहर प्राप्त की गई। 4,000 आउट ऑफ दिस वर रेमिटेड टू इंडिया, जो भारत में भेजी गई। रिसीव अमेरिका में हुई है, उसके बाद में भेजी गई, जिसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमें सिर्फ ये पॉइंट देखना है, अर्जित हुई अमेरिका में, प्राप्त हुई अमेरिका में, अतः केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है, NOR और NR को टैक्स नहीं देना। NOR के लिए हमें इस प्रश्न में देखना होगा कि क्या इस प्रॉपर्टी का कंट्रोल भारत से किया जा रहा है, जो कि प्रश्न में सूचना नहीं है, अतः इस पर NOR को टैक्स नहीं देना होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन जापान, ₹10,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन जापान ₹10,000। जापान की इनकम कहाँ प्राप्त हुई? जापान में प्राप्त हुई। हमें नहीं लिखा गया ये कहाँ प्राप्त हुई, तो हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये जापान में ही प्राप्त की गई है। कंट्रोल कहाँ से हुआ ये भी नहीं लिखा गया, तो हम ये मानेंगे कि ये भी कंट्रोल भारत के बाहर किया गया है, जापान में किया गया है। अतः ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, भारत के बाहर प्राप्त हुई है, कंट्रोल भी भारत के बाहर है, उस पर केवल OR को टैक्स देना होता है, केवल पहला व्यक्ति टैक्स देगा। ये दोनों व्यक्ति NOR और NR टैक्स नहीं देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट ₹5,000 अगेंस्ट अ लोन गिवन टू हिम टू रन अ बिजनेस इन इंडिया। 5,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, और वो ब्याज कहाँ प्राप्त हुआ है? व्यवसाय भारत में किया गया है, अतः तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होगा। OR, NOR और NR भारत से उपार्जित आय मानी जाएगी इसको। अगला पॉइंट हमारे पास है बच्चों, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम ए रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। देखिए पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है?
सामने पेयर की आपको रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना, आपको ये देखना है कि जो सर्विसेज, जो अमाउंट का यूज हुआ है वो कहाँ हुआ है। टेक्निकल सर्विसेज गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब आउटसाइड बिजनेस इनकम जो है वो भारत के बाहर उपार्जित हुई है। केवल पहला व्यक्ति टैक्स देगा, ओआर टैक्स देगा, एनओआर और एनआर टैक्स नहीं देगा। और अंतिम कड़ी, पास्ट, अंतिम पॉइंट, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम विच वाज ब्रॉट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में अर्जित की गई आय जिसे गत वर्ष में भारत में लाया गया, इस पर किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। तीनों के लिए आप लिख कर और पॉइंट को डैश डैश कर देंगे। यहाँ विद्यार्थियों, बच्चों, में आप लोगों को राय दूंगा कि आप लोग सभी पॉइंट्स को इस तरफ नोट करें। चाहे जैसे पास्ट अनटैक्स्ड इनकम थी, मैंने उसे डैश डैश किया, तो आपको भी ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि आप उसे लिखें ही नहीं और छोड़ दें। माना कि आंसर करेक्ट हो जाएगा, बीकॉम लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक ऐसा आप कर भी सकते हैं। परंतु अगर कभी इस पॉइंट के पॉइंट वाइज मार्क्स हुए तो शायद आपके वो मार्क्स काट दिए जाएं, जैसा कि जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है, CA/CS में आपको इसे लिखना होता है, लिखने पर ही आपको इस पॉइंट के नंबर मिलेंगे। इसके बाद अंत में आपको पूरा प्रश्न कर लेना है। कर लेने के बाद में इन तीनों कॉलम की टोटल लगा लेनी है, जिसे आप टोटल इनकम कहेंगे। 1,64,000 पहले की टोटल आई जिस पर उसे टैक्स देना है ओआर को, एनओआर की टोटल आई 1,24,000 और एनआर की टोटल आई 1,14,000। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसकी एक एक्सरसाइज है मेरे पास में, जो मैं आपको इस पेंडेमिक पीरियड के बाद में, इस कोरोना वायरस के पीरियड के बाद में अगर नॉर्मल क्लासेस होती हैं तो मैं इस एक्सरसाइज को जरूर आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा। एक बार एक और हम अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए ये उदाहरण मेरे पास है। द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री शास्त्री फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन बांग्लादेश 3,20,000, salary received in India but the services were rendered in Japan, computed rupees 2,20,000. Income from business carried on in India 1,20,000. Dividend from company carried on in India 40,000 rupees. Income from business in Sri Lanka but controlled from India and remitted to India 1,60,000. Income earned and received in Bangladesh from bank deposit there 90,000 rupees. Compute the gross total income of Shri Shastri for the assessment year 2020-21. If he is resident, means ordinary resident, not ordinary resident and non-resident. Again जब हम इस प्रश्न का हल करेंगे तो वही तरीका रहेगा। आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री शास्त्री फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर का होगा, आगे के 3 कॉलम ओआर, एनओआर और एनआर के लिए रहेंगे। आप अपने पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास था इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश 3,20,000। तो आप ध्यान दो, इनकम कहाँ उपार्जित हुई है। आप बता भी सकते हो, अपने मन से सोच सकते हो, बांग्लादेश में। बांग्लादेश भारत के बाहर है, भारत के बाहर उपार्जित हुई। प्राप्त कहाँ हुई, प्रश्न में नहीं लिखा तो भारत के बाहर मानोगे। भारत के बाहर उपार्जित, भारत के बाहर प्राप्त। अगला पॉइंट आता है, क्या इस प्रश्न में कंट्रोल के बारे में कहा गया था, तो कंट्रोल नहीं लिखा है। कंट्रोल भी आप बांग्लादेश में मानोगे, अतः केवल पहले व्यक्ति को टैक्स देना है, ओआर को, बाकी 2 में टैक्स हो जाएगा। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन जापान, कंप्यूटेड रुपीज 2,20,000। ये क्लियर पहली लाइन में लिखा है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, माना कि उपार्जित जापान में हुई है किंतु उसे भारत में प्राप्त कर लिया गया है। और ऐसी इनकम जिसे भारत में प्राप्त कर लिया जाए उसे ओआर, एनओआर और एनआर तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया 1,20,000। बिजनेस भारत में किया गया है, भारत में अर्जित हुई आय, ऐसी आय पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना है, ओआर, एनओआर और एनआर। डिविडेंड फ्रॉम
कंपनी कैरिड ऑन इन इंडिया 40,000 रुपीज। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अंडर सेक्शन 1033 ये इनकम 10 लाख रुपीज तक एग्जाम्प्ट होती है। अतः तीनों में एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि ये अमाउंट सिर्फ 40,000 रुपये दिया गया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया 1,60,000। देखिए उपार्जित कहाँ से हुई? श्रीलंका। प्राप्त कहाँ हुई? लिखा है रेमिटेड लिखा है, इट मीन्स हमें ये एज्यूम करना है कि ये श्रीलंका में प्राप्त हुई और प्राप्त होने के बाद इंडिया में भेजी गई। भारत के बाहर उपार्जित, भारत के बाहर प्राप्त, कंट्रोल भारत से किया गया है। अतः इस दशा में OR को टैक्स देना है, NOR को टैक्स देना है, NR को टैक्स नहीं देना। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। एक बार यहाँ आप लोग सोचें कहाँ इनकम उपार्जित हुई है? बांग्लादेश में। रिसीव्ड कहाँ हुई? बांग्लादेश में। कंट्रोल लिखा नहीं है, इसका मतलब हो गया केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, NOR NR टैक्स नहीं देगा। अंत में फिर वही आप इसकी टोटल लगा लेंगे और इस टोटल को लगाने के बाद आपका उत्तर हो जाएगा। तो जो हमारी अभी टोटल आ रही है वो है ग्रॉस टोटल इनकम 9,10,000, 5 लाख और 3,40,000। तो इसकी भी मैंने एक एक्सरसाइज बना रखी है। अगर आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसका हल निकाल लें और हल निकाल के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। बस यहाँ आप ये परिवर्तन कर लें, ये 2019-20 रहेगा। आंसर आपको निकालना है असेसमेंट ईयर, वो आपका 2020 और 21 रहेगा। हम लोग इसी के और प्रश्न देखेंगे और आज के लिए इतना ही। रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर के लिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स का पहला पार्ट आज हम यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में हम इसी के आगे के उदाहरण, तो अब एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न ये जो प्रश्न है ये पटेल चौधरी की बुक से लिया हुआ है। प्रश्न है गत वर्ष 2018-19, एक बार फिर से कि ये लास्ट ईयर की बुक है, इस वजह से यहाँ एक साल आपको बढ़ाना होगा। 2019-20 लिखना है कि वित्तीय वर्ष में श्री रामचंद्र की निम्न कर योग्य आय होगी। प्रश्न को करने में इस ईयर का कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपको इसको देख लेना है। जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे गत वर्ष 2019-20 लिखा होगा और कर निर्धारण वर्ष 2020-21 लिखा गया होगा। तो पहला प्रश्न दिया है इन्होंने, पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन 1 लाख रुपए। तो आपको ये देखना है कि भारत में प्राप्त वेतन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ रिसीव इंडिया, इस पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होगा। इस 1 लाख रुपए पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना है। OR को भी टैक्स देना है, NOR को भी देना है और NR को भी टैक्स देना होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न इन्होंने दिया है वो है भारत में पेशे से आय परंतु जापान में प्राप्त की गई। अब आप देखो आय का उपार्जन कहाँ से हुआ है, उदय कहाँ से हुआ है? भारत से। तो भारत से उपार्जित होने वाली आय जो 30,000 रुपये दी है, ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी और इस पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना। ये देखिए भारत में पेशे से आए जो जापान में, तो निवासी रेजिडेंट ऑर्डिनरी भी देगा, नॉट ऑर्डिनरी भी देगा और नॉन रेजिडेंट, तीनों व्यक्ति इस 30,000 रुपये पर टैक्स देंगे। तो ये हुआ भारत। बी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे चलते हैं। मलाया में संपत्ति से आय जिसमें से 30,000 रुपये भारत में भेजे गए, भारत में भेजे गए लिखा गया है। आपको इस भेजे गए शब्द को रिसीव्ड नहीं मानना है। हाँ, यहाँ आप ये करेंगे कि आप यहाँ ये एज्यूम करेंगे कि ये इनकम पहले मलाया में प्राप्त की गई है और उसके बाद भारत भेजी गई है, तो इसे आप भारत के बाहर उपार्जित और भारत के बाहर रिसीव्ड मानेंगे। तो इस 60,000 रुपये पर OR टैक्स देगा, NR नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा और बीच वाले के लिए कंट्रोल शब्द नहीं लिखा है, इस वजह से NOR भी टैक्स नहीं देगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद
इंदौर में व्यापार से अर्जित लाभ, इंदौर भारत में है तो आप सीधी बात है इस इनकम का उपार्जन जो हुआ है वो इंडिया से हुआ है, तो तीनों व्यक्तियों को इस 50,000 रुपये पर टैक्स देना है। रेजिडेंट भी देगा, एनओआर भी देगा और नॉन रेजिडेंट भी देगा। तो आप एक स्टेटमेंट बना लेंगे जिसमें ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पहला कॉलम पर्टिकुलर का हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा कॉलम ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का बन जाएगा। आप प्रश्न को नोट करके एक एक करके अमाउंट इनमें लिखते जाएंगे। इसके बाद अगला है केनिया से कृषि से आय, भारत के बाहर उपार्जित, भारत के बाहर रिसीव्ड। इसका मतलब सिर्फ पहला व्यक्ति टैक्स देगा, दूसरा और तीसरा व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। इस 1 लाख रुपए पर सिर्फ पहला व्यक्ति टैक्स देगा, एनओआर और एनआर टैक्स नहीं देगा। इसके बाद नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है। तो देखिए भारत के बाहर उपार्जित आय, भारत के बाहर प्राप्त आय, लेकिन उसका नियंत्रण भारत में लिखा है, तो इस 2 लाख रुपए पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, लेकिन एनआर टैक्स नहीं देगा। तो आप इस तरीके से इस 2 लाख रुपए को नोट कर देंगे। नेपाल में व्यापार से आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है वो आर टैक्स देगा, एनआर टैक्स देगा, एनआर टैक्स नहीं देगा। इसके बाद अंतिम बिंदु जो हमारे प्रश्न का है, गत वर्ष से में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में लाए गए भूतकालीन लाभ जिन पर पहले कर नहीं लगा था की आय, पुरानी इनकम जो इकट्ठी करके भारत में लाई जाए उस पर किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। तीनों में डैश 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 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको टोटल इनकम लिख के तीनों कॉलम की टोटल लगा देनी है, जो कि अभी आ रही है 5,40,000, 3,80,000 और 1,80,000 रुपए। अब हम इसकी एक और उदाहरण पे चलते हैं और इसके इंग्लिश वर्जन को छोड़ देते हैं। यहाँ से हम चालू करते हैं कि श्री जगमोहन 31 मार्च 2020 आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर योग्य आय का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए आपको विवरण क्या क्या दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मकान संपत्ति से आए 50,000 रुपए, जिसे ऑस्ट्रेलिया में ही एक बैंक में जमा करा दिया गया है, और इसमें से भारत में 20,000 रुपए लाए गए। लाए गए शब्द पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि प्राप्त शब्द लिखा हुआ होना चाहिए। तो 50,000 रुपए ऑस्ट्रेलिया में कमाए गए, ऑस्ट्रेलिया में ही प्राप्त किए गए। सिर्फ पहला व्यक्ति टैक्स देगा, दूसरा और तीसरा व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। 50,000 रुपए पर पहला व्यक्ति रेजिडेंट टैक्स देगा, एनओआर और एनआर टैक्स नहीं देगा। सेकंड बिंदु पर चलते हैं। सेकंड बिंदु है हमारा भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी 24,000 रुपए। आप देखिए उपार्जित कहाँ से हुई, भारत से, तो इस रॉयल्टी पे तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना है। 24,000, 24,000, 24,000 तीनों में टैक्स लगेगा। इसके बाद अफगानिस्तान में व्यापार से आए 1,25,000 रुपए, इसमें से 75,000 रुपए भारत में प्राप्त किए गए। देखिए क्लियर लिखा है प्राप्त किए गए। इस व्यापार का नियंत्रण भी भारत से होता है। तो 75,000 रुपए की ऐसी इनकम है जो भारत में प्राप्त हुई जिस पर तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना है। बाकी बचे 50,000 ऑर्डिनरी को टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स देना होगा क्योंकि नियंत्रण भारत से होता है। तो 1,25,000 ये देखिए बाइफर्केशन कर रखा है। रिसीव्ड इन इंडिया वाली इनकम 75,000 रुपए पर तीनों को टैक्स देना है और 50,000 रुपए पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद अगली इनकम है हमारे पास मलेशिया में विनियोगों की आय 50,000 रुपए। इस राशि को मलेशिया में अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया और बैंक ड्राफ्ट से भारत भेज दिया। तो मलेशिया की इनकम मलेशिया में प्राप्त हुई, अतः केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट इस इनकम पर टैक्स नहीं देंगे, केवल पहला व्यक्ति टैक्स देगा। इसके बाद का हमारा प्रश्न का बिंदु है श्री महेश चंद्र जो अनिवासी है भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज 25,000 रुपए। तो इस 5वें पॉइंट पे 25,000 रुपए, क्योंकि भारत में बिजनेस चलाया जा रहा है तो इस इनकम का उदय भारत से हो रहा है। तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट, तीनों को टैक्स देना है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं श्री सुरेश चंद्र जो निवासी हैं भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा से प्राप्त रॉयल्टी। आप ध्यान देंगे इससे ऊपर वाले पॉइंट में ना भारत में व्यापारी संचालित व्यापार, लेकिन इस पॉइंट में हमारे पास है भारत के बाहर संचालित व्यापार। इसका मतलब उल्टा पॉइंट है,
पहला व्यक्ति टैक्स देगा, बाकी के 2 व्यक्ति टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हम इस इनकम को भारत के बाहर उपार्जित और भारत के बाहर प्राप्त मानेंगे। इसके बाद के जो 2 पॉइंट हैं, भारत में एक व्यापार से आए 2 लाख रुपए, इस व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से किया जाता है। इस राशि में से 1 लाख रुपए फ्रांस भेज दिए गए। आपको सिर्फ पहले पॉइंट पे ध्यान देना है कि भारत में व्यापार से आए भारतीय इनकम है, तीनों व्यक्तियों को टैक्स देना होगा। 2 लाख रुपए पर तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। और इसके बाद में अगला पॉइंट जो है, जयपुर में मकान संपत्ति के विक्रय से आए 1.5 लाख रुपए, इस राशि का आधा भाग फ्रांस में प्राप्त किया गया, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे क्योंकि इनकम जयपुर से प्राप्त हुई है। और इसके बाद अंतिम पॉइंट, एक मित्र से शादी के अवसर पर विदेशी मुद्रा में उपहार 36,000 रुपए जिसे भारत में प्राप्त किया गया। तो शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। आप अच्छे से याद कर लो, तीनों में डेश 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 कर देना है। और जैसे मैं हर क्वेश्चन में समझाता आ रहा हूँ कि आपको 3 कॉलम बनाने हैं, तीनों कॉलम में उनकी फिर लास्ट में टोटल लगा देनी है, जिसे आप ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम कह सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।